हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिता सोनी क्लासेस एंड वेलकम टू दिस सेशन। बायोलॉजी नहीं है, सोशियोलॉजी है। यानी कि आज हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स के अंदर जो आपका सोशियोलॉजी पार्ट है उसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं उसे हम करेंगे आपके विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर मैं आपको आपका सोशियोलॉजी जो पार्ट है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, तो उस सोशियोलॉजी वाले पार्ट को आपको कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो सोशियोलॉजी बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। सोशियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज को आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। चार लोग आपको जानने हैं, ठीक है। वही चार लोग क्या कहेंगे अगर आप ऐसा कर देंगे, चार लोग क्या कहेंगे अगर आप वैसा कर देंगे, तो उन्हीं चार लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई है उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब आप समाज को पढ़ते हैं कि समाज को किसने बनाया या समाज कैसे बना, क्या क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, किस किस तरीके से सोसाइटी बनी, उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हिंडर करे, ठीक है, तो यू कैन लोअर द वॉइस ऑफ योर डिवाइस एज वेल, क्योंकि थ्रोट जो है वो बुरी तरीके से ठीक नहीं है। इट्स नॉट टोटली डैमेज बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट लॉजी मीन्स टू स्टडी एंड सोशियो मीन्स द सोसाइटी। तो यहाँ पर हम सोशियोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, अपने समाज को पढ़ेंगे, आसपास के लोगों को पढ़ेंगे। इस धरती पे अगर हम आए हैं और इस समाज में अगर हमारा रोल बना है तो हमारा रोल इस सोसाइटी के लिए क्या है, या इस सोसाइटी के अंदर रोल इंपॉर्टेंट है, स्टेटस इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट है या कास्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको आपका समाज बताता है। यानी समाज की स्टडी बताती है, समाज नहीं बताता है लेकिन समाज की स्टडी बताती है। अब अगर आप टीजीटी के अंदर सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। होगा नहीं, कैसे होगा पता नहीं, होगा नहीं होगा। देखिए सोसाइटी ना पढ़ने के लिए किसी दिमाग की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। यहाँ पर समाज को समझना है, ठीक है। तो समाज को समझने में जो आपकी प्रक्रिया रहती है, राइट, नॉट प्रतिक्रिया, इट विल बी कॉल्ड एज रिएक्शन। तो जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक प्रोसेस है। कहीं से तो समाज बना होगा ना, कहीं से तो शुरू हुआ होगा, किसी ने तो समाज को सबसे पहले पढ़ा होगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहले कहा होगा कि समाज नाम की भी कोई चीज होती है, राइट। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है आपके वो स्टार्टिंग वाला फेज जो आपके सिलेबस के अंदर है, जिसमें मीनिंग, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इस सोशियोलॉजी के अंदर, राइट। तो अब क्योंकि आपके पास दिन, आप लोगों के पास भी बहुत कम है, टीजीटी आर्ट्स की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है फॉर इट्स एग्जाम डेट। 12 जनवरी से लेकर आपका 16 जनवरी तक ये आपके हैं शिफ्ट के अंदर होंगे। सेम गोज फॉर यू पीपल। देखिए प्रिडिक्ट मत कीजिएगा, जैसे सब प्रिडिक्ट करते हैं आप प्रिडिक्ट मत कीजिएगा। आपको लगेगा किसी में ये होगा किसी में वो होगा, बस कर लीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। आपको सिर्फ चीजें करनी है, यानी कि आपको चीजें समझनी है, समझ के करिए। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर नहीं करनी है आपको किसी में, सारी चीजों को वन बाय वन चीजों को समझना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज फॉर आर्ट्स, जिसकी जो कॉस्ट है वो 649 है। 649 में आपको मिलेंगे टोटल 10 टेस्ट फॉर HPTGT, राइट, जो कि हम शुरू करेंगे आपका फ्रॉम दी 28th ऑफ दिसंबर। 28 दिसंबर से आपका ये जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ योर HPRCA। जिस तरीके से इस बार मेडिकल के अंदर एग्जाम लिया है HPRCA ने, वैसा ही आपका ये टेस्ट होंगे। टेस्ट आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आपको भी डायरेक्ट आएंगे लेकिन स्टेटमेंटल आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंटल आने का मतलब ये होता है क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और एग्जामिनर को यही चाहिए कि आप कम समय में कम ही कर पाएँ। और जो लोग KVS NVS के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है, टोटल टेस्ट 10 है, कॉस्ट 799 है। इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, इट विल बी वैलिड अप टू 25th ऑफ दिसंबर। 25 दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा। आर्ट्स की जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आपके कॉल कर सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं पहले, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, समाज की बात किसने की, कैसे चीज़ें शुरू हुई, थोड़ा सा बस 2 मिनट के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ।
देखिए, सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट आते हैं, जिनको बहुत से लोग ऑगस्ट कॉम्टे प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन कभी गलत नहीं होती, जैसे मर्जी कर लीजिए, मैं इसे ऑगस्ट कॉम्ट के नाम से ही जानती हूँ। ठीक है, तो कॉम्ट ने कॉइन की थी सोशियोलॉजी टर्म एंड पॉजिटिविज्म। समाज जो है ना, जब आप इसे टेक्निकली पढ़ते हैं तब आप इसे सोशियोलॉजी कहते हैं। जनरली जब हम पढ़ते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फलाना है, समाज में ऐसा होता है, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, फिर आपका किनशिप, मैरिजेस, इंस्टीट्यूशंस आप पढ़ते हैं, ये सब आप जब पढ़ते हैं कि कितने एक समाज के अंदर कितने तरीके से शादियां हो सकती हैं, कितने तरीके के भाई बहन के रिश्ते हो सकते हैं, कितने तरीके से समाज चल सकता है, ये सब आप सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट आए, उन्होंने कॉइन की टर्म सोशियोलॉजी और एक थ्योरी दी दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म। ठीक है, और इस पर्सपेक्टिव को बोला जाता है सोशल फिजिक्स एंड साइंस। इनका जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं इसे साइंस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, सोशल डार्विनिज्म। ये पता क्या है, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा, डार्विनिज्म की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है आपकी, वो उसे समाज से जोड़ने की जब कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो भी समाज होता है वो एवोल्यूशनरी इन नेचर होता है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं और समाज जो है वो आपका बदलता है, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं हमारे, वो कहते हैं क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिज्म। उनकी दो चीजें बड़ी मेन रहती हैं। तो वो क्या कहते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, यानी कि वो बात करते हैं कि जब भी कोई क्लास होती है, मतलब कोई भी क्लास है, क्लास एक टर्म है उन्होंने दी हुई, तो क्लास के बारे में बात करते हैं कि क्लास स्ट्रगल, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं या ऐसे लोग जिनका स्टेटस कम है, जिनकी क्लास कम है, वो हमेशा नीचे रह जाते हैं, और जो ज्यादा पैसे वाला होगा उसकी क्लास ऊपर होगी, वो हाई क्लास में आ जाएगा, और जिनके पास पैसे कम होंगे वो नीचे वाली क्लास में रह जाएंगे, उनसे नीचे रहेंगे, जिसके लिए वो जो नीचे वाली क्लास होगी दैट विल स्ट्रगल। ठीक है, और वो अपनी लड़ाई लड़ेगी, है ना। तो इसका स्ट्रगल किसके लिए अगेंस्ट रहता है, कैपिटलिज्म। तो जो कार्ल मार्क्स है, ही वाज बेसिकली अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। उन्हें ये थ्योरी समझ ही नहीं आती है, उन्हें लगता है कैपिटलिज्म जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि आपके पास क्या नहीं होना चाहिए कि लोग जो पैसे को अहमियत देते हैं, मतलब जो रिच लोग हैं, कैपिटल का मतलब यहाँ पर मनी से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो लोग बिजनेसमैन हैं, इनके अगेंस्ट वो आपके जनरली स्टैंड करते हैं। और इनकी जो थ्योरी होती है उसे हमेशा बोला जाता है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी के सपोर्टर है, यानी कि इनकी थ्योरी जो है वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। इमाइल डुर्कहाइम जो है आपके, वो सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं, एनोमी की बात करते हैं, और सुसाइड की थ्योरी भी डुर्कहाइम ने दी है। आपको सीधे सीधे सवाल भी आ सकते हैं कौन सी थ्योरी किसने दी है। और यहाँ पर ये किसकी बात करते हैं, इनकी जो थ्योरी आइडियोलॉजी है वो फंक्शनलिज्म पर बेस्ड है। ये कुछ चीजों को फंक्शनल तरीके से देखते हैं। मैक्स वेबर है, वर्षहीन अप्रोच वो देते हैं, ब्यूरोक्रेसी और रैशनलाइजेशन। इनकी जो थ्योरी है वो इंटरप्रिटेटिव है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इन थ्योरीज के बारे में भी जानना है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज पर्सपेक्टिव्स इन डिटेल, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं आपको एक सेशन के अंदर इनकी थ्योरी के कुछ बेसिक पर्सपेक्टिव्स बता दूंगी कि ये थ्योरीज किस किस पर रिलाई करती है, इनके कौन कौन से फीचर्स है। अगर आपको नहीं पता है तो क्योंकि जरूरी है, आपको पता होना चाहिए फंक्शनलिज्म किसे कहते हैं, न्यू फंक्शनलिज्म किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, न्यू स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो मैं डेफिनेटली सेक्शन में क्लियर कर दूंगी आपको किसी भी सेशन में, बट मैं तभी करूंगी अगर मुझे कमेंट्स आएंगे कि इन्हें क्लियर कर दीजिए, तभी सेशन ले पाएंगे, है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा कितनी जनता चाहती है कि वो इस वाली चीज को भी करना चाह रही है। राइट, फिर चलते हैं अपने सवालों की तरफ, है ना। तो जो हम आज सवाल कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो वाला टॉपिक आपका यहाँ से कवर करेगा। जैसे कि हु इज ऑफिशियली कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, किसे सोशियोलॉजी का ऑफिशियल फादर माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल डुर्कहाइम या फिर मैक्स वेबर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट को माना जाता है आपका फादर ऑफ दी, he coined the term sociology in 1838। प्लीज मेक श्योर कि आपको ईयर भी याद हो, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग में ईयर आ सकते हैं। he believed society should be studied using the same scientific methods as the natural sciences। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो ऑगस्ट कॉम्ट है वो आपके समाज को नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे डेवलप हुए, एवोल्यूशनरी हुई है, वैसा ही ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि समाज भी ऐसा ही है। उन्हीं मेथड्स को समझिए जो नेचुरल साइंस को समझने में करते हैं। ईयर है 1838।
फिर हर्बर्ट स्पेंसर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर अर्ली ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट है जिन्हें सोशल डार्विनिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कोई डिसिप्लिन को फाउंड नहीं किया, उन्होंने सोशियोलॉजी फाउंड नहीं की है, उन्होंने सिर्फ सामाजिक डार्विनिज्म की बात, डार्विन की थ्योरी जो है वो उन्होंने समाज में अप्लाई की थी, पर उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कहा था। इमाइल डुर्कहाइम जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है इन मेकिंग द सोशियोलॉजी एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, कि स्कूल्स में पढ़ाया जाए, है ना, और एक तरीके से एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ा जा सकता है, इसकी बात इमाइल डुर्कहाइम ने की थी। लेकिन इन्होंने कभी भी कॉम्ट को फॉलो ही बेसिकली फॉलोड द कॉम्ट, इन्होंने कॉम्ट को फॉलो किया है। मार्क्स वेबर की फिगर है क्लासिकल सोशियोलॉजी के अंदर, फेमस फॉर हिज वर्क ऑन ब्यूरोक्रेसी। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी की बात जो है वो आपके ये मैक्स वेबर ने की थी, और रिलीजन की बात भी की थी, लेकिन इन्होंने कभी आगे वाली जनरेशंस को बिलोंग नहीं किया। एक शब्द में बताती हूँ, वो कहते हैं जो हायरार्की है समाज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। हायरार्किकल मतलब सबसे पहले कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, उसके नीचे, मतलब कि लेयर स्ट्रैटिफिकेशन है, यहाँ पर लेयरिंग है चीजों की, और वो ब्यूरोक्रेसी है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीजें आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट? ऐसा मेजर हिस्टोरिकल इवेंट कौन सा हुआ था जिसका रिस्पॉन्स आपको सोशियोलॉजी निकला? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन, डिस्कवरी ऑफ द अमेरिका, वर्ल्ड वॉर 1 and 2। इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से सोशियोलॉजी जो है वो एक आपका इट इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स, मतलब कि रिस्पॉन्स का मतलब होता है उत्तर, है ना, उसके रिस्पॉन्स में निकला। तो क्या हुआ ऐसा कि सोशियोलॉजी आ गई आपके समाज के अंदर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इवेंट्स ने मैसिव सोशल अपहेवल कॉज किया, है ना, बहुत सारे लोगों को अवेयर किया, अर्बन ग्रोथ की, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्डर्स, जो आज तक चलते आ रहे थे समाज के अंदर चीजें, उन सबको ब्रेक डाउन किया। क्योंकि ये रेवोल्यूशन बहुत अच्छे रेवोल्यूशन है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता देना फिर से, ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, बताना जरूर। प्रोमोटिंग और प्रॉम्प्टिंग द थिंकर्स टू स्टडी द सोसाइटी टू एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो जब इंडस्ट्रियल फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसमें लोगों को क्यूरियोसिटी जागी कि सारे समाज के लोगों को पता कैसे चलता है, और समाज को पढ़ने का जो एक क्यूरियोसिटी थी वो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से आपकी आई थी। अगर, और ये क्यों आई थी वो तभी पता होगा अगर आपको इंडस्ट्रियल फ्रेंच रेवोल्यूशन पता होगा, ठीक है। रेनेसां और रिफॉर्मेशन, दीज प्रोवाइडेड दी इंटेलेक्चुअल ग्राउंड वर्क, मतलब कि ह्यूमनिज्म की बात करता है ये, बट सोशियोलॉजी एक स्पेसिफिक साइंस की तरह काम करता है इन दी 19th सेंचुरी, तो ये इसका काम नहीं है, इसके बाद सोशियोलॉजी आपका 19th सेंचुरी के अंदर है। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ये एक्सपैंडेड ग्लोबल ट्रेड है जो कि सिस्टमैटिक स्टडी को स्पार्क नहीं करता है, सोशल स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है इतना ज्यादा। वर्ल्ड वॉर्स, दे इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न सोशियोलॉजी बट वर नॉट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड। हालांकि इन्होंने आधुनिक समाज को तो जो है वो इफेक्ट किया है, लेकिन जब सोशियोलॉजी इमर्ज हो रही थी तब इन्होंने इसको में कोई हेल्प नहीं की है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड ऑगस्ट कॉम्ट कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी? अभी हमने पीछे भी किया था, कौन सा ईयर है जिसमें कॉम्ट ने सोशियोलॉजी टर्म दी थी? 76, 1838, 1895, 1905, ए बी सी डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1838। इसमें इन्होंने दिया था। 1776 में क्या हुआ था? अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था और एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन सोशियोलॉजी नहीं हुई है। 1895 के अंदर डुर्कहाइम ने पब्लिश की थी एक बुक, जिस बुक का नाम था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सोशियोलॉजी में आपको एक तरफ बुक और एक तरफ साइंटिस्ट है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है। एक तरफ बुक, एक तरफ उसका ईयर हो सकता है, एक तरफ साइंटिस्ट और उसका ईयर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। 1905 के अंदर आपका मैक्स वेबर की एक और सिग्निफिकेंट काम आया था, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें तो आपकी यहीं से क्लियर हो गई हैं कि ये 2 सालों के अंदर क्या हुआ, बुक आई है, एक डुर्कहाइम की और एक मैक्स वेबर की। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट्स लॉ ऑफ 3 स्टेजेस डिस्क्राइब्स द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट।
कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं वो? प्रिमिटिव, मिडिवल, मॉडर्न, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव, हंटिंग, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, एंशिएंट, फ्यूडल या कैपिटलिस्ट, ए, बी, सी या फिर डी? इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 3 पर्सपेक्टिव्स को, 3 लॉ ऑफ स्टेजेस को कॉम्ट यूज करते हैं टू डिफाइन दी सोसाइटी। ठीक, तो थियोलॉजिकल स्टेज कौन सी है? सोसाइटी इज एक्सप्लेन्ड बाय डिवाइन इंटरवेंशन और गॉड्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भगवान जो है वो सोसाइटी को उस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं, डिवाइन पर्पसेस से। मेटाफिजिकल स्टेज, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस और नेचर, कि जब एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस और नेचर भी आपके सोसाइटी को डिफाइन करती है, वहां से है। पॉजिटिव स्टेज, फाइनल स्टेज, जहां पर सोसाइटी इज एक्सप्लेन्ड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड लॉज। ये है वो पॉजिटिविज्म जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। तो ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो आपके पॉजिटिविज्म पे डिपेंड है, या पॉजिटिविज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी स्टेज क्या है आपकी? दिस इज द एक आपकी लॉज है, तो एक डिवाइन पे है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, नेचर के ऊपर है, तीसरी आपकी साइंस के थ्रू एक्सप्लेन होती है। ये 3 स्टेजेस हैं आपकी सोशियोलॉजी को डिफाइन करने की। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जैसे मार्क्स की मोड ऑफ प्रोडक्शन। कॉम्ट्स की इंटेलेक्चुअल स्टेजेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। Next question, which thinker coined the phrase survival of the fittest and applied it to the society? ध्यान से, किस साइंटिस्ट ने ये फ्रेज दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और फिर उसे अप्लाई कर दिया गया सोसाइटी के ऊपर भी? चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या फिर टेलकोट पार्सन? किसने ये बायोलॉजी का टर्म है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो भी एक एनवायरमेंट के अंदर फिट होगा सर्वाइवल के लिए, वही मतलब जो भी अडेप्ट कर लेगा किसी एनवायरनमेंट में। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस चेंज हुआ, फिर अब आपकी जो है वो अनाउंस हो गई है, डेट अनाउंस हो गई 12 से। मैक्सिमम लोग इतने पैनिक हो चुके होंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, जो भी है। अब कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जो बिल्कुल शांत होंगे, जिन्हें पता होगा कि अब तो भाई सिलेबस करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। जिनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जिन्होंने मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने उनके एक्सपीरियंस सुने होंगे, उनको यहाँ से भी आइडिया लग गया होगा कि मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें सुनकर पैनिक होते हैं, मुझसे तो होगा ही नहीं, और वो गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर समझते हैं, दिमाग में चीजों को बिठाते हैं और अपने आप को उस स्थिति के लिए प्रिपेयर करते हैं। उन्हें कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने, जो भी फिट होगा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, वही सर्वाइव करेगा। तो पेपर टीजीटी का उसी का निकलेगा जो इस एनवायरनमेंट में फिट, जो इस एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव करवा पाएगा। और कौन सर्वाइव करेगा? जो फिट होगा। और फिट कौन होगा? फिट का मतलब क्या है यहाँ पर? फिटनेस का मतलब होता है जो फिट होता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कैसे भी अगर वो फिट है तो वो इस चीज में सर्वाइव कर जाएगा। तो कौन से थिंकर है वो? इसका आंसर है दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अप्लाई किया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन टू दी सोशियोलॉजी। ठीक है, arguing that the societies evolve from the simple to the complex and that the fittest survive। पहले हमारी सोसाइटीज बहुत सिंपल थी, बाद में वो आपकी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगी। दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ सिंपल टू दी फिटेस्ट, राइट। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कॉइन की थी टर्म फॉर द बायोलॉजी, बट स्पेंसर वाज द फर्स्ट टू अप्लाई टू द सोशल स्ट्रक्चर्स। तो डार्विन ने तो बायोलॉजी में दी थी, बायोलॉजी से उठाकर हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया। कार्ल मार्क्स ने फोकस किया है हमेशा क्लास स्ट्रगल के अंदर, बायोलॉजिकल सर्वाइवल के अंदर नहीं। टेलकोट पार्सन 20th सेंचुरी के फंक्शनलिस्ट हैं हु स्टडीड सोशल सिस्टम नॉट द एवोल्यूशनरी सर्वाइवल। टेलकोट पार्सन यहाँ पर फंक्शनलिस्ट के नाम से इसलिए जाना जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है वो फंक्शनल है, मतलब जो भी चीजें होती है वो फंक्शनल होती है, फंडामेंटल होती है। नेक्स्ट इज योर कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द सोशल चेंज एंड द डेवलपमेंट इज। कार्ल मार्क्स के हिसाब से अगर किसी भी समाज के अंदर बदलाव आ रहा है या विकास हो रहा है तो उसका प्राइमरी ड्राइवर कौन है? कौन है वो बस चला रहा है, जो चेंज की बस चला रहा है या विकास की बस चला रहा है? रिलीजियस, कल्चरल, क्लास या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमने देखा जो कार्ल मार्क्स है वो हमेशा क्लास स्ट्रगल की ही बात करते हैं। ठीक है, तो क्लास स्ट्रगल है दैट इज योर मार्क्स
They believed the conflict between those who own the means of production, जिन्हें बॉर्जुआज कहते हैं, and the workers drives the history. तो यही तो मैं कह रही हूँ कि एक वो होते हैं जिनके पास means of production होते हैं, लैंड, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, है ना, जिनके पास ये चीजें हैं, वो हो गए आपके अपर क्लास के लोग, और जो इनके पास काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो हो गए आपके लोअर क्लास, मतलब कि उनसे थोड़ा कम। तो उन दोनों के बीच में क्या चलता है, टसल चलती है, और वो जो नीचे वर्कर काम करते हैं, दे ऑलवेज स्ट्रगल फॉर दी सर्वाइवल। तो उनके हिसाब से ये क्लास स्ट्रगल आपका चलता रहता है। रिलीजियस आइडियाज मार्क्स वेबर का फोकस रहा है, जो कि मार्क्स ने डिसमिस करते हैं एज ओपियम ऑफ द पीपल। कल्चरल ट्रेडिशन जनरली द फोकस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट और द ट्रेडिशंस का रहता है, इनका नहीं था। पॉपुलेशन ग्रोथ एसोसिएटेड विद थॉमस माल्थस, नॉट विद द मार्क्स कोर थ्योरी। तो माल्थस बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रांजिशन स्टेजेस होती है इसके अंदर। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड रोट सुसाइड, है ना। तो ऐसा, ये सुसाइड वो वाला सुसाइड नहीं है जो लोग समझते हैं बायोलॉजी वाले, ये सच में ही सुसाइड है। तो सुसाइड को कैसे देखते हैं समाज में, ये जो भी थिंकर है जिन्होंने भी ये चीज बोली है, वो सुसाइड को कैसे देखते हैं, वो कौन है? मैक्स वेबर है, जॉर्ज सिमल है, इमाइल डुर्कहाइम है, या फिर विल्फ्रेडो पैरेटो है? कौन बताता है? हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, पे इन्होंने बनाया है, और सुसाइड के ऊपर भी चीजें लिखी हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इमाइल डुर्कहाइम। डुर्कहाइम ने सोशियोलॉजी और रिगरस एकेडमिक डिसिप्लिन बना दिया, एंड हिज स्टडी, सुसाइड कब पढ़ा है उन्होंने? 1897 के अंदर, ठीक है। 1897 में सुसाइड की थ्योरी उन्होंने लिखी थी। दे प्रूव्ड इवन एन इंडिविजुअल एक्ट एज सोशल कॉज, सोशल इंटीग्रेशन। मैं आपको जनरली एक चीज बताती हूँ कि इनके हिसाब से ना जो आइसोलेशन होती है वो कई तरीके से हो सकती है। लोग सुसाइड करते हैं इंटीग्रेशन के, मतलब इनके बड़े सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो भी आप जो है वो, ऐसे लोग भी सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मान लो उनसे कोई ऐसा काम हो गया जिसमें उनको वो ये सोचते रहेंगे कि अब पता नहीं लोग मुझे क्या बोलेगा, ये पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे, 4 लोग मुझे क्या बोलेंगे, इस चक्कर में वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा होता है आइसोलेशन, एलियनेशन। कि एलियनेशन, अगर कोई पर्सन एलियनेटेड फील करता है, उसको लगता है कि ऑड वन आउट फील करता है, उसको फ्रेंड्स नहीं है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, जब ऐसे जनरली ऐसे, तो ऐसे लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स वो बताते हैं कि सुसाइड करने की बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, सुसाइड का कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। मैक्स वेबर सोशियोलॉजी जर्मनी में लगाते हैं, पर ज्यादातर एसोसिएटेड है आपके इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के बारे में। जॉर्ज सिमल फोकस करते हैं स्मॉल ग्रुप डायनामिक्स एंड अर्बन लाइफ के ऊपर, और पैरेटो जो है वो इटालियन सोशियोलॉजिस्ट है, जो इनकी थ्योरी इलीट के ऊपर, इलीट मतलब फाइन ग्रुप्स। द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच 2 लैंग्वेजेस? कौन सी 2 लैंग्वेजेस से सोशियोलॉजी को एक्सट्रैक्ट किया गया है? ग्रीक एंड लैटिन, लैटिन एंड फ्रेंच, जर्मन एंड लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। ABCD। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रीक एंड लैटिन। 2 वर्ड से इसे आइसोलेट किया गया है। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से एक बार एक्सप्लेनेशन को रीड जरूर कर लीजिएगा। एज आई कैन नॉट स्पीक मच, तो मैं क्वेश्चंस और उसके आंसर आपको बता देती हूँ। मैक्स वेबर्स वर्सहीन रेफर्स टू, वर्सहीन का मतलब क्या होता है? ABCD। वर्सहीन का मतलब क्या है? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग वर्सहीन किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शंस थ्रू द एम्पैथी। एम्पैथी पता क्या होता है? कमेंट करके बताना, एम्पैथी किसे कहते हैं? आर्ट्स वाले मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो भी सोशियोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, जिनका भी आगे एग्जाम है। Which era is known as the Enlightenment, providing the intellectual roots for the sociology? 15th, 18th, 20th या 12th century? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18th century, ठीक है। बाकी की सेंचुरी लिखिए। प्लीज रीड दी एक्सप्लेनेशन। कई बार आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेनेशन से भी होते हैं। सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द कैटेगोरिकल साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव वन। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो कैटेगोरिकल है, नॉर्मेटिव नहीं है। ये लोगों को बताती है कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सोसाइटी की स्टडी है
सोसाइटी एज इट इज, कि जैसा हमारा समाज हम वैसे ही पढ़ते हैं, कैसा होना चाहिए ऐसा नहीं पढ़ते हैं. इट ओनली स्टडीज द कैटेगरीज ऑफ द पीपल लाइक रेस एंड जेंडर. इट क्रिएट्स लॉज फॉर द गवर्नमेंट, कि सरकार को लॉ कानून बताते हैं कि कैसे काम करना है. इट्स आंसर इज बी. इट स्टडीज सोसाइटीज एज इट इज, नॉट एज इट शुड बी. समाज कैसा होना चाहिए उसे सोशियोलॉजी नहीं कहते हैं, समाज कैसा है उसे सोशियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो सोसाइटी ये नहीं है इसको कैसे होना चाहिए, समाज कैसा है अभी, दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट वन. दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि सोशियोलॉजी जो है, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट वन. इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी. इट फोकस ऑन द जनरल पैटर्न्स ऑफ द सोशल लाइफ रादर देन द स्पेसिफिक इंडिविजुअल. समाज कभी एक इंडिविजुअल पे बात नहीं करता है, वो समाज की बात करता है, ऑन एन एवरेज बात करता है. व्हाट इज द माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. क्या है माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ए बी सी डी. किसे कहते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो हम किसे कहते हैं द स्टडी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड स्मॉल ग्रुप्स. माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. तो इसमें पूछा ही माइक्रो था, तो ऑब्वियसली स्मॉल ग्रुप से रिलेटेड आपकी स्टडी जो है दैट इज वन. सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस. दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, तो सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है. कैसे, बिकॉज इट हैज इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी, बाउंड्री एंड मेथड. इसके अपनी ही मेथड है, अपनी बाउंड्री है और अपनी ही पढ़ाई है, इसे किसी की जरूरत नहीं है. द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज क्वेश्चनड बिकॉज, साइंटिफिक नेचर जो होता है सोशियोलॉजी को साइंस के साथ जोड़ के रखते हैं, बट इसे क्वेश्चन किया जाता है. क्यों, क्योंकि लेबोरेटरी नहीं है, नहीं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स. आप किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बता सकते, अनप्रेडिक्टेबल है, तो फिर आप सोशियोलॉजी कैसे पढ़ेंगे. तो इसलिए इंडिविजुअल पे कभी फोकस नहीं किया जाता, समाज की बात की जाती है कि अगर समाज है तो वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे उसके मेथड्स होते हैं. वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैक्स वेबर. मैक्स वेबर बात करता है आपके वैल्यूज की. क्या होता है वैल्यू न्यूट्रलिटी, वो बोलते हैं कि जब भी कोई भी साइंस आपका थिंकर रिसर्च करे, समाज, जैसे मान लो मुझे समाज के अंदर बिहेवियर पढ़ना है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि टीजीटी आर्ट्स का आपको क्या लगता है कि पेपर कैसा आएगा. अब मुझे अगर आप लोगों से बात करनी है तो मुझे अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव को साइड में रखना होगा. ठीक है, मुझे क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को क्या लगता है उससे फर्क पड़ता है. तो जब मैं रिसर्च कर रही हूं तो मुझे ये ध्यान में नहीं होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ कि HPRCA क्या है, उसे कैसा पेपर देना चाहिए. आपके हिसाब से जब मैं आपसे पूछूं तो आपका पर्सपेक्टिव मेरे लिए ज्यादा मैटर करना चाहिए, एंड आई शुड नॉट बी बाइज्ड वैल्यूज आउट ऑफ देयर साइंटिफिक फाइंडिंग्स. तो जब भी मैं कोई भी फाइंडिंग करूंगी तो उसमें पर्सनल जो आपके आइडियाज होते हैं या पर्सनल बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए. सोशियोलॉजी एक जनरलाइजिंग साइंस है, दैट मीन्स इट एम्स टू. देखिए जो समाज है वो जनरलाइजेशन पे चलता है. जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, धारणा, या जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जब मैं लाल जूते पहन के जाती हूँ तभी बारिश होती है, जब भी मैं अपने लाल जूते पहनती हूँ बारिश हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाल जूते पहनने से बारिश हो जाती है. इसका मतलब हुआ कि मेरी एक जनरलाइजेशन है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी धारणा है कि अगर मैं लाल जूते पहनूंगी तो बारिश हो जाएगी, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो अब मेरी एक सोच बन चुकी है. तो वो कहता है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक जनरलाइजिंग साइंस है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एस्टैब्लिशिंग द जनरल लॉज और प्रिंसिपल अबाउट सोशल इंटरेक्शंस. तो जब हम समाज के लिए जनरल आइडियाज लॉज बनाते हैं तो उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं. Which one of the following is not a characteristic of the nature of the sociology? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो समाज का नेचर नहीं है, स्टडी ऑफ नेचर नहीं है, स्टडी ऑफ सोसाइटी नहीं है. इट इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है. The holistic nature of sociology means it studies. होलिस्टिक नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, इसका मतलब क्या होता है.
only the economy, only the political system, so society as a whole, and the interrelationship between its parts, only the individual mind. Answer is option number C, society as a whole and the interrelationship between its parts, उसे हम society कहते हैं. Sociology is significant because it helps in social planning. This involves, social planning का मतलब क्या होता है? Social planning का मतलब होता है यूजिंग द साइंटिफिक नॉलेज टू रीबिल्ड एंड इम्प्रूव द सोशल इंस्टीट्यूशंस, कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं उन सारी नॉलेज को यूज करूंगी और एक समाजीकरण अगर मुझे करना है या समाज में कोई इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, कोई ऐसा सामाजिक इंस्टीट्यूशन बनाना है, उसे दोबारा बनाना, तो मेरी नॉलेज वहां पर हेल्प करेगी. हाउ डज सोशियोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस? समाज की जो स्टडी आप करते हैं ये सेल्फ अवेयरनेस में कैसे हेल्प करती है? ये हेल्प करती है बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड हाउ देयर पर्सनल लाइव्स आर शेप्ड बाय द सोशल फोर्सेस. तो जो हम ये कहते हैं, देखिए समाज हमसे है, हम समाज से नहीं. 2-4 लोगों ने स्टार्टिंग में आई एम सो सॉरी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर समाज बनाया कि ये रहा हमारा समाज. आज के टाइम में समाज इंसान को बनाता है. दिस इज दी ब्रूटल ट्रूथ. हमने समाज को बनाया था कभी कि 4 लोग बैठे हैं, ये हमारा सोसाइटी, अब हम खाना पीना करेंगे, अब हम शेयर करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और आज वही 4 लोग हमें बनाते हैं. लाइफ की जो भी डिसीजंस लेने होते, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे. वो 4 लोग कौन है आज तक नहीं पता, है ना. रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी तो होता होगा कोई. सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स सच एज, सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए भी सोशियोलॉजी है, जैसे पॉवर्टी, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट. इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी सोशियोलॉजी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज जिस ऐसा समाज जिसमें बहुत सारे कल्चर्स हों वहां पर सोशियोलॉजी सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि ये कल्चरल सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी. Which field heavily relies on sociology to understand the consumer behavior? कौन सी ऐसा फील्ड है जो एंटायरली डिपेंड करता है सोशियोलॉजी के ऊपर अगर उसे कंज्यूमर का बिहेवियर समझना हो? इसका आंसर है मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट. सोशियोलॉजी हेल्प्स इन सोल्यूशन ऑफ ट्राइबल एंड रूरल प्रॉब्लम्स बाय solution of tribal and rural people by providing the data on their unique social structures and the needs. मैं इसकी एक्सप्लेनेशन रीड नहीं कर रही हूँ, आप रीड कर लीजिएगा. ड्यू टू माई थ्रोट इन्फेक्शन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, तो फिर मैं आगे की चीज़ें नहीं बोल पाऊंगी, सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हिंडर हो जाएगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. आंसर इज इट अनेबल्स अस टू सी द कनेक्शन बिटवीन द बायोग्राफी एंड द हिस्ट्री. ठीक है. सोशियोलॉजी इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी बिकॉज क्राइम्स को स्टडी करने में भी आप समाज को पढ़ते हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सोशल कॉजेस ऑफ क्राइम रादर देन जस्ट द इंडिविजुअल साइकोलॉजी. देखिए इसका मतलब सिंपल है, अगर समाज में कोई लोग क्राइम करते हैं तो मेजर पोर्शन ऑफ पीपल जो है वो कौन से समाज से आते हैं, किस तरह की सोसाइटी है, क्या उनका उठना बैठना है, क्या उनकी सोच है, वो सब कलेक्टिव होता है. एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी पे क्राइम को नहीं जज किया जाता. ठीक है, तो इसलिए सोशियोलॉजी उसको भी पढ़ने में हेल्प करती है. सोशियोलॉजी इज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इंटरनेशनली अगर हमें चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी अगर हमें पढ़ना है तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इट स्टडीज द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज एंड प्रमोट्स द ग्लोबल कोऑपरेशन. तो ये सारे इस विश्व को एक सोसाइटी की तरह देखता है. Why is the study of social institutions, family, religion, education significant? क्यों जरूरी है सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी? ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्यों सोशल से फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन समाज के अंदर क्यों जरूरी है, ये आपने बताना है. ठीक है जी. सो दिस इज अगेन दी टेस्ट सीरीज का 649 है. यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ by calling at the number or messaging at the number given in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर यही सेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ये सेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके सोशियोलॉजी के, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. अभी तो ये लेक्चर 1 है आपका.
धीरे 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 आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा और उसके अंदर चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। बहुत आराम से आप 10-15 दिन के अंदर भी इन सारी की सारी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, पूरी सोशियोलॉजी को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है सोशियोलॉजी, इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर सब कुछ चीज़ें जो है वो जनरल है। जनरली आपको अपने समाज को पढ़ना है, समाज किस तरीके से काम करता है, बस उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझना है सोशियोलॉजी में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को डेफिनेटली देखूंगी और उसके अंदर जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आर्ट्स का जो पेपर है वो डाइवर्सिफाइड होगा, ध्यान से सुनिएगा। उसमें बड़े सारे जो और सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके काम आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं और ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। तो ये जो आज के क्वेश्चंस थे वो आपकी जो पहली लाइन है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वहां से ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं किसी और टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगी विद द हेल्प ऑफ योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम हॉल एज वेल। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, या यहाँ की एक्सप्लेनेशन से भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।